नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश एंड दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन स्टार्ट कर दी थी, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसको कंप्लीट भी कर देंगे। साथ ही फिर उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोनाउन आती है वो आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को पॉइंट आउट करना है ना, यानी इशारा करना है या संकेत करना है किसी की तरफ। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, मुझे बोलना है इसकी तरफ कि ये क्या है, ये एक पेन है, तो मैं बोलूंगा दिस इज द पेन। तो मैं इसकी तरफ संकेत कर रहा हूँ ना। तो इसी संकेत या किसी चीज को पॉइंट करने के लिए ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, सच, द, सेम। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, पेन वाले ले लेते हैं। जैसे दिस इज अ पेन हो गया। ठीक है, तो दिस क्या है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो मैं बोल दूंगा दीज आर बुक्स। ठीक है, तो ये दीज जो आया यहाँ पे, ये क्या आई है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आई है। ओके, अभी हम सिंगुलर प्लूरल का देख लेते हैं। वो हम रूल्स को जब पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कि यूज करने के रूल्स क्या हैं, तब हम देख लेंगे कि भाई सिंगुलर के साथ कौन सी प्रोनाउन यूज होगी डेमोन्स्ट्रेटिव, या प्लूरल के साथ कौन सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगी। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पहला रूल कहता है दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, यानी जो पास है एक व्यक्ति, यानी जो सिंगुलर है उसके लिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई वस्तु हो। ठीक है, जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, तो उस केस में क्या होगा, दिस यूज होगी। ठीक है, और अगर एक से अधिक हो तो फिर क्या होगा, तो फिर दीज यूज होगा। यानी कि जो प्लूरल है उसके लिए क्या होगा, दीज यूज होगा। यानी जो समीप की अगर सिंगुलर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, दिस। एंड प्लूरल के लिए क्या होगा, दीज। दोस्तों, मैं समीप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई चीज दूर होती है उसके लिए हम दूसरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, उसको भी हम आगे वाले रूल में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था दिस इज अ पेन, तो यानी एक पेन है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या यूज किया, दिस यूज किया। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं या टेबल्स रखी हैं बहुत सारी, तो मैं क्या बोल दूंगा, दीज आर टेबल्स। ठीक है, अगर एक टेबल है तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ टेबल। क्लियर हो तो डिफरेंस। अगर एक से ज्यादा यानी प्लूरल है तो दीज यूज करेंगे, अगर पास की ही वस्तुएं हैं तो। ठीक है, और अगर एक है यानी सिंगुलर है तो दिस यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु, दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से काफी दूर पर एक टेबल है, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज अ टेबल। ठीक है, ये अपने से दूर है जो। ओके, और अगर एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो हम दोज यूज करेंगे प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए दूर की वस्तु के लिए डेट, एंड प्लूरल के लिए दूर की वस्तु के लिए दोज। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, तथा प्लूरल नाउन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर सिंगुलर कोई नाउन है उसको अगर हमें रिपीट होने से रोकना है, क्योंकि हम प्रोनाउन के यूज करते हैं ताकि नाउन का रिपीटिशन रोक सके। ओके, अगर सिंगुलर नाउन और मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम दैट ऑफ का यूज करेंगे अगर सिंगुलर नाउन को मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका रिपीटिशन बचाने के लिए। सेम ऐसे ही प्लूरल नाउन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज करेंगे, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज
better than the climate of पंजाब। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्लाइमेट आया है ना, ये जो हमारी शुरू में जो ये नाउन थी, इसका रिपीटिशन हुआ है इस एग्जाम्पल में। तो अगर मुझे नाउन का रिपीटिशन रोकना है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ या दोज ऑफ। अब बताइए क्लाइमेट क्या है, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ। अगर ये प्लूरल होती तो हम दोज ऑफ का यूज करते। ओके, तो इसको हम करेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको हम करेक्ट वे में लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बेटर देन, सॉरी ये देन है यहाँ पे, देन दैट ऑफ पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें मीनिंग सेम है, सिर्फ हमने द क्लाइमेट का रिपीटिशन दूसरी बार में क्या कर दिया है, रोक दिया है, और उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन यूज कर लिया, वो भी दैट ऑफ। ओके, तो इस तरह से हम ये रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ का यूज एंड प्लूरल के लिए दोज ऑफ का यूज, अगर वो नाउन दोबारा रिपीट हो रही है कहीं सेंटेंस में उस केस में, और हम जिसको संकेत कर रहे हो। ओके, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए वन का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए वंस का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ बुक बट दैट is an old one। देखिए, दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ बुक, यानी एक बुक है, एक बुक के नए एडिशन की बात हो रही है ना, एक बुक के नए एडिशन की बात हो रही है कि ये एक नया एडिशन है, बट ये वाला क्या है, ये पुराना है। ओके, तो हमने क्या किया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि एक सिंगुलर एक की ही बात हो रही है। ओके, सेम ऐसे ही उसके बाद बट के बाद क्या आया, उसके बाद आया है वन। अगर हम करेक्ट सेंटेंस बोले, अगर हम प्रॉपर जो सेंस बन रही है हमारी, क्या बन रही है, दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ द बुक बट दिस इज द ओल्ड एडिशन ऑफ द बुक। तो ये ओल्ड एडिशन ऑफ द बुक की जगह हमने क्या लिख दिया, खाली दिस इज एन ओल्ड वन। तो ये जो वन आया है, ये किसके अगर रिगार्डिंग आया, ये एडिशन के, एडिशन ऑफ बुक, क्योंकि सिंगुलर बुक थी, इसी वजह से हमने वन का प्रयोग किया है यहाँ पे, इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए। अगर मान लीजिए बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया दीज, अब ज्यादा बुक्स हो जाएंगी तो दीज आएगा, है ना, दीज आर न्यू बुक्स बट, अब दीज का क्या बनेगा प्लूरल में, अगर मैं दूर का संकेत करूं तो दोज, बट दोज आर ओल्ड वंस। दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। तो दोज आर ओल्ड बुक्स की जगह हमने क्या कर दिया यूज, वंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक है, काउंटेबल है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में है तो शुरू वाले संकेत में हमने दीज यूज किया, देन उसके बाद हमने दोज किया, ना कि दैट यूज किया, है ना, प्लूरल के केस में, एंड देन फिर वन नहीं यूज करके वंस किया, क्योंकि प्लूरल सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। ओके, तो यही हमारा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो दूसरी बार जब वो रिपीट होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह वन लिख देंगे। ओके, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम वंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर इतनी बात।
चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट आती है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट यानी कि यहाँ से साफ पता लग रहा है कि हाँ, संबंध जो बताएं यानी संबंध जो दर्शाएं, यानी कि जो नाउन आती है हमारी किसी भी सेंटेंस में या नाउन के ही सेम कोई सिमिलर जो साउंड कर रहा है वर्ड वो आ गया, उसको दूसरे बाकी वर्डों से संबंध बताती है और साथ ही साथ पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का भी काम करती है। ठीक है, तो दो हमने रूल पढ़े। पहला संबंध बताएगी, पहले जो नाउन आई है या उससे ही रिलेटेड वर्ड जो आया उसका बाकी शब्दों से साथ ही दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करेगी। ये वर्ड्स हैं हु, whom, whose, which एंड दैट। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, आई met Ram who was returning from school। यानी कि मैं राम से मिला जो कि स्कूल से लौट रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई मेट राम, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, मैं राम से मिला। हु, जो कि क्या कर रहा था, जो रिटर्न हो रहा था यानी लौट रहा था कहाँ से, स्कूल से, तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया। इन दोनों को सेंटेंस किसने जोड़ा, हु ने जोड़ा। ठीक है, एक तो ये काम हो गया, यानी एक तरह से कंजक्शन का भी काम करती है ये वाली जो रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो हु ने जोड़ दिया इन दो सेंटेंसेस को, साथ ही राम का किससे संबंध बता दिया कि वह क्या कर रहा था उस टाइम पे, वह उस टाइम पे स्कूल से लौट रहा था तो मुझे मिला, तो एक संबंध हो गया है ना, तो संबंध भी दर्शा दिया। तो इस तरह से ये वाले जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो एक तो संबंध दर्शाएंगे और साथ ही साथ कनेक्टिव्स का भी काम करेंगे यानी कंजंक्शंस का भी काम करेंगे सेंटेंस में। क्लियर? चलिए अब इनको यूज कैसे करते हैं हम किसी भी सेंटेंस में, वो रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हीं से ही हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है दोस्तों, कि अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स यानी उससे जो भी एंड के से जुड़े हुए हैं यानी जो पूर्वगामी शब्द है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वो कैब में, ठीक है, का प्रयोग हो, यानी दो एंटीसीडेंट कौन कौन से होने चाहिए, उनमें से एक तो मनुष्य होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जानवर होना चाहिए। उस केस में जानवर हो या फिर कोई वस्तु हो, ओके, जानवर हो या कोई वस्तु हो, उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एक एग्जांपल, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग, ये देखिए यहाँ पे ये एक व्यक्ति आ गया, यहाँ पे ये एक एनिमल आ गया और दोनों एंटीसीडेंट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। ओके, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ yesterday was kidnapped। दैट यूज हो गया, है ना, द मैन एंड हिज डॉग एक सेंटेंस हो गया, दैट आई सॉ यस्टरडे वाज किडनैप्ड ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ओके, तो इन दोनों का रिलेशन बता रहा है ना कि वे दोनों क्या हो गए, वे दोनों किडनैप्ड हो गए, और साथ ही दो सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है। तो ये डेट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दर्शा रहा है। ठीक है, ये शब्द कैसा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कौन सी यूज करेंगे, दैट, ध्यान रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होगा। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, ये बेसिकली हमारी एडजेक्टिव्स होती हैं। ओके, एडजेक्टिव में होती है हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी मैंने बोली, पहली बोली मैंने पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। पहले ये देख लेते हैं ये होती क्या है। जैसे ये मैंने एडजेक्टिव का नाम लिया, एडजेक्टिव क्या करती है, विशेषता बताती है नाउन की या प्रोनाउन की।
तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था एडजेक्टिव का, वो लिया था राम इज ए गुड बॉय। तो ये जो गुड वर्ड था वो क्या दर्शा रहा था, वो विशेषता दर्शा रहा था कि राम एक अच्छा लड़का है ना। तो हम गुड क्या है, गुड एक पॉजिटिव फॉर्म है कि वो उसके बारे में विशेषता बता रहा है, डेट्स इट, सिंपल। अब मैं कहूँ जब दो में कंपैरिजन होता है, जैसे मैंने बोला सेंटेंस, राम इज बेटर देन श्याम, तो ये बेटर है यानी कि राम श्याम से ज्यादा अच्छा है। ओके, तो ये कंपैरिजन आ गया, तो दो के बीच में कंपैरिजन बताती है कंपैरेटिव डिग्री। जस्ट एक लेमन टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूं। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बेटर। ओके, नेक्स्ट, सुपरलेटिव। जब मान लीजिए दो से ज्यादा हो गए, उसमें से मुझे किसी एक को चुनना है, चाहे वो अच्छे में चुनना है चाहे बुरे में चुनना है, तो एक को चुनूंगा। तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। जैसे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम सबसे अच्छा है पूरी क्लास में, तो ये जो बेस्ट आया ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज अ कंपैरेटिव, एंड सुपरलेटिव इज द बेस्ट। ओके, तो ये होती है सुपरलेटिव। तो हमारा रूल क्या कहता है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, हालांकि हम ये सब चीजें अभी एडजेक्टिव जब करेंगे तब मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के केस में हमेशा दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राम इज द मोस्ट laborious man that I have ever seen। ठीक है, राम इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये मोस्ट आया है ये क्या है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दैट यूज करना पड़ेगा। तो हाँ, क्या आ गया यहाँ पे, ये दैट आ गया। ठीक है, तो हमेशा जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके साथ क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। क्लियर। अब आप कहेंगे कि मोस्ट सुपरलेटिव है तो इसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव भी देख लेते हैं। तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव तो मोस्ट हो ही गया है ना। कंपैरेटिव होगा दोस्तों इसका मोर। ठीक है, एंड पॉजिटिव होगी इसकी मच या फिर मैनी। ठीक है, यानी मच, मोर, मोस्ट भी होता है, या मैनी, मोर और मोस्ट भी होता है। अभी हम इन पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हम एडजेक्टिव में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव देखना है कि सुपरलेटिव के केस में हमेशा और हमेशा क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। सिर्फ आपको ये रूल ध्यान रखना है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं फिर हम। ऑल, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑल का प्रयोग, अगर मान लीजिए ऑल कोई वर्ड स्टार्टिंग कर रहा है किसी सेंटेंस की, उसके बाद कोई व्यक्ति आता है, उस केस में हु या दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऑल के बाद कोई वस्तु आती है, तो उस केस में हमेशा हमेशा दैट का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे दोनों रूल्स को। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क कैन स्टार्ट। ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क कैन स्टार्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऑल के बाद क्या आया, हु। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों की बात हो रही है, जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु, क्योंकि व्यक्तियों की बात हुई है। ओके, यहाँ पे दोस्तों हु के साथ हु की जगह डेट भी आ सकता है। ऑल डेट आर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क कैन स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे हु भी करेक्ट है और दैट भी करेक्ट है। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें कोई नॉन लिविंग थिंग की, तो जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, ऑल दैट glitters is not gold।
जो भी चीज चमकती है सोना नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे सोना क्या है, सोना एक क्या हो गया, एक वस्तु है ना, एक मेटल हो गया, तो वस्तु हो गई, थिंग हो गई। तो उस केस में हमने ऑल के बाद हमेशा क्या ही आएगा, दैट आएगा, यानी कि हु नहीं लिख सकते हम। अगर व्यक्तियों की बात है तो हु दैट दोनों सही हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ कोई वस्तु की बात हो रही है ऑल के बाद, है ना, कोई सेंस भी आ रही है इन केस भी, तो उस केस में हम दैट यूज करेंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू। द लिटिल के बाद हमेशा दैट का प्रयोग होगा, है ना। जैसे ही ऑल का तो हमने ये एग्जांपल देख ही लिया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल के बाद हमेशा क्या आया, दैट। तो सेम ऐसे ही दोस्तों ये वाले वर्ड्स भी हैं, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, एवरीवन, नन, मच, लिटिल, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, इन सब के साथ भी हमेशा हमेशा दैट का ही यूज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम और नाउन के बाद दैट यूज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए द सेम आ रहा है वर्ड किसी सेंटेंस में, उसके बाद नाउन यूज हुई है, देन फिर उसके बाद अगर हमें सेंटेंस में देखें तो डेथ का यूज करना मस्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। अब देखिए यहाँ पे द सेम, ये आ गया द सेम, है ना। द सेम के बाद क्या आ रही है, नाउन यानी मैन, ये आ गई नाउन। उसके बाद क्या यूज हुआ है, हमेशा दैट का यूज होगा। दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, यानी जिसने मुझे क्या कर दिया, डिसीव का मतलब होता है दोस्तों बहकाना, यानी बहका दिया। ओके, बहका दिया या गुमराह कर दिया एक तरह से। ओके, सो दिस इज द सेम मैन, यानी द सेम के बाद नाउन है, देन उसके बाद हमेशा आप दैट लगाइएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब आती है दोस्तों इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों ये वो प्रोनाउंस होती हैं, यानी ये वो शब्द होते हैं जो जब हमें किसी भी निश्चित कोई भी क्या कहते हैं, एक तरह से हमें काउंटिंग ना पता हो, है ना, यानी हमें कोई निश्चित संख्या का बोध ना हो रहा, उस केस में हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे एवरीबडी, अगर मैं कहूँ कि एवरीबडी कम हेयर, तो यानी कि सभी के सभी लोग इधर आए। अब वो सभी लोग में 10 हैं, 20 है, 50 है, मुझे नहीं पता। एवरीबडी यानी कोई निश्चित संख्या नहीं पता मुझे, है ना। तो अनिश्चित संख्याओं के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करेंगे। ओके, जैसे हो गई एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी अगेन आ गया है, ठीक है। समवन हो गया, नो वन, एनी वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बहुत, मच, फ्यू, अ लिटिल। ओके, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमें अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे एवरीबडी बिलीव्ड हिम, ठीक है। हर कोई उस पर विश्वास करता, तो एवरीबडी बिलीव्ड हिम। ओके, चलिए इनके भी रूल्स देख लेते हैं कि इनको कब किस तरह से हमें यूज करना है। जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एवनीवन, नोवन के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही आएंगे, जैसे कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सिर्फ इनमें से ही हम यूज कर सकते हैं इनके साथ, ना कि प्लूरल प्रोनाउंस का, जैसे कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, देयर्स हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एवरीबडी loves his country, एवरीबडी loves his country, है ना। तो एवरीबडी के साथ क्या आई, his। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा रूल।
यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में किसी भी सेंटेंस में वन आ रहा है, तो लास्ट में भी अगर दोबारा यूज होना हुआ तो उस केस में केवल केवल वन वंस अपोस्ट्रोफी एस वाला होगा, ओके, एंड वन सेल्फ का ही प्रयोग होगा, ना कि ही शी हिम हिमसेल्फ वंस। ये वंस भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये वंस क्या है, ये प्लूरल है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ रहा। वंस अपोस्ट्रोफी एस वाला प्लूरल नहीं है, वो सिर्फ पोसेसिव है, ओके। तो वन वंस अपोस्ट्रोफी एस वाला एंड वन सेल्फ का ही प्रयोग होगा अगर कोई भी सेंटेंस वन से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वन शुड लव वन शुड लव वंस कंट्री, यानी हर किसी को अपने कंट्री से प्यार होना चाहिए, है ना। वन शुड लव वंस कंट्री, है ना, तो ये वंस आया है, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पूरा कर लिखा जाए, यानी दो बार आ जाए सिंगल काउंटेबल नाउन, ओके, तो उस केस में दूसरी बार उसके रिपीटिशन को बचाने के लिए हम वन का प्रयोग करेंगे। एंड अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए तो वंस का करेंगे। मैंने अभी बताया वन सिंगुलर के लिए एंड वंस जिसमें बिना अपोस्ट्रोफी एस है वो प्लूरल के लिए हो जाएगा। एग्जाम्पल हम दोनों का देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, दिस इज अ न्यू टेबल बट दैट वन इज ओल्ड। या हम लिख सकते हैं इज एन ओल्ड वन। प्लूरल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, दीज आर न्यू tables but those are old ones. दिस इज अ न्यू टेबल बट दैट इज एन ओल्ड वन। तो ये यानी कि हम क्या कह रहे हैं इसमें, दिस इज न्यू टेबल, यह नई टेबल है, बट दैट इज एन ओल्ड वन, यानी दैट इज एन ओल्ड टेबल, है ना। तो ये ओल्ड टेबल का रिपीट ना हो करके क्या आया, वन आया, क्यों, क्योंकि टेबल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और अगर मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारी नई टेबल है और इस घर की साइड बहुत सारी पुरानी टेबल्स हैं, तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं, दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड टेबल्स। ओल्ड टेबल्स टेबल्स की जगह मैंने फिर क्या यूज कर दिया, वंस यूज कर दिया, क्यों, क्योंकि टेबल्स यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्लूरल हो गई। प्लूरल के केस में वंस आएगा बिना अपोस्ट्रोफी एस वाला, एंड सिंगुलर के केस में वन आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी इंटेरोगेट क्या होता है, इंटेरोगेट यानी किसी से सवाल पूछना, है ना, किसी से सवाल पूछना। तो सवाल पूछने के नाम पे जो हमारी प्रोनाउन होती है वो होती है हु, हुम, हुज, विच, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, हु इज टीचिंग, यानी कौन पढ़ा रहा है, या हु इज रीडिंग, या प्लेइंग भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल जैसे हुज का ले लेते हैं। हुज का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, ठीक है। हुज बुक इज दिस, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यह किसकी किताब है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा कौन सी आती है यूज, हु, हुम, हुज, विच, जो कि क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब इसके भी रूल देख लेते हैं एक दो कि हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करना है सेंटेंसेस में। पहला कहता है प्रेपोजिशन प्लस whom का प्रयोग होता है,
यानी प्रपोजिशन कभी आती है किसी सेंटेंस में, उसके बाद क्या आएगा, whom आएगा। ओके, ना कि प्रपोजिशन के बाद हु। यानी प्रपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में आती है उसके बाद हमेशा और हमेशा whom आएगा, ना कि हु। हु कभी नहीं आएगा प्रपोजिशन के बाद। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन लास्ट में आ रही है तो उसके पहले हु का यूज करना सही है ग्रामेटिकली। दोनों ही केस में आपको एग्जांपल से समझाता हूं। प्रपोजिशन के बाद हमेशा whom आएगा, who नहीं आएगा। इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, by whom was the Ramayana written। किसके द्वारा रामायण लिखी गई। ठीक है, तो by whom आएगा, who नहीं आएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए ये प्रपोजिशन बाद में आनी है, उसके पहले हु आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हु वाज द रामायणा रिटन बाय। ये देखिए यहाँ पे बाय जो है दोस्तों, ये बाय क्या है, ये प्रपोजिशन है। ठीक है, तो बाय whom वाज द रामायण रिटन, यानी किसके द्वारा रामायण लिखी गई। सेम ऐसे ही हु वाज द रामायण रिटन बाय, तो यानी किसके द्वारा लिखी गई रामायण, ये भी सेम वही सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन लास्ट में आ रही है, इसलिए हु लग गया स्टार्टिंग में। बट अगर प्रपोजिशन शुरू में आती है उसके बाद हु नहीं whom आएगा। यही हमने इसमें भी पढ़ा, यही हमने अपने रूल में पढ़ा। प्रपोजिशन प्लस whom का प्रयोग होता है, ना कि प्रपोजिशन प्लस हु का। लेकिन प्रपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होने पर हु का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में हो सकता है। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट। जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो हमेशा विच का प्रयोग होगा दोस्तों। यानी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हमें किसी एक को चुनाव करना हो, या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भाई इनमें से एक चुन, है ना, तो हम हमेशा और हमेशा विच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट। यानी इन सभी किताबों में से कौन सी तुम्हें चाहिए। तो ये चुनाव करने के लिए पूछ रहा हूं ना मैं क्वेश्चन, तो इसी वजह से दीज बुक्स के केस में क्या आया है, विच का आई मीन विच आया एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, हमारे इसी के साथ सभी प्रोनाउंस के जो हमारे पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी कमांड अच्छी हो जाए प्रोनाउन पर भी। ओके, फिल इन द ब्लैंक विथ स्विचेबल प्रोनाउन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक बनना है कि इसके बाद क्या आएगा। ओके, माई सन एंड माई डॉटर आर फॉन्ड ऑफ। दोनों किसके हैं। अब हमने ये बोला था कि अगर दो की बात हो तो हमेशा दो के केस में कौन क्या यूज होगा, हर सेल्फ नहीं, ये तो सिंगुलर के केस में यूज होगा, वो भी अगर लड़की के बारे में बात हो रही हो, है ना। और वैसे भी ये क्या है, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्लियर। themselves भी नहीं होगा, ये तो एक से ज्यादा के लिए है, दो के लिए तो ये भी यूज नहीं होगा। ईच अदर दो के लिए यूज होता है। हिमसेल्फ अगेन सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, माई सन एंड माई डॉटर आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन बतानी है इन द फॉलोइंग सेंटेंस में। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखिए दोस्तों, ऑल के बाद क्या आएगा, विच, हु, दैट या हूम। अभी हमने दो रूल पढ़े थे, अगर कोई ऑल के बाद किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो हु आएगा या दैट आएगा। लेकिन अगर ऑल के बाद किसी
वस्तु की बात हो रही हो तो हमेशा उस केस में दैट आएगा। ठीक है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो दैट इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस डैश हरी बॉट। यह वो घर है जो हरी ने खरीदा, है ना, यही सेंस बनी। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर पहला, अगर सिंपल एक बात हो रही हो सिंगुलर की, तो उसके बाद क्या आता है, हमेशा दैट। और अगर दीज होता, दो आता, दोज, है ना। तो दिस इज द हाउस, हु तो नहीं आएगा, whom भी नहीं आएगा, दैट, whose तो आएगा ही नहीं, है ना। दिस इज द हाउस दैट हरी बॉट, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पे दैट इज द राइट ऑप्शन। आई नो द मैन डैश रोट दिस लेटर। यानी कि मैं उस इंसान को जानता हूं जिसने यह पत्र लिखा, कुछ इस तरह से ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये थी आई नो द मैन, ये एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे संबंध वाली आएगी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन आएगी, हु, हाउ, हुम और हुज। हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से कोई दो सेंटेंस जोड़ने हो साथ ही, अगर सिंपल एक बात हो रही हो, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में दोस्तों क्या आएगा, हु आएगा। क्योंकि हाउ यानी कैसे तो नहीं लिखेगा वो, whom भी नहीं होगा, whose भी नहीं होगा। आई नो द मैन हु रोट दिस लेटर, है ना। तो हु इज द, यानी ए इज द ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। आई टॉक टू ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए दोस्तों, चिल्ड्रन ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। ओके, तो प्लूरल है, तो सम ऑफ डैश वर वेरी इंटेलिजेंट, यानी कुछ उनमें से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, है ना। तो प्लूरल है चिल्ड्रन, प्लूरल के लिए क्या आएगा, दे। बट यहाँ पे क्या है, सम ऑफ, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा, तो इसलिए दे तो होगा ही नहीं। देयर, यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही उस तरह की जिससे इसका रिलेशन पता लगे, तो वो भी नहीं आएगा। देयर्स, यहाँ पे पोजेशन भी नहीं शो हो रहा, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या आएगा, देम, क्योंकि सम ऑफ देम यानी कि एक्यूजेटिव केस आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो सम ऑफ देम वर वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ choose correct pronoun to fill in the blanks. I am wiser than him, he, himself या his। अब देखिए दोस्तों, ये हमने पढ़ा था रूल कि अगर एज या देन, अगर एज और देन में हम कंपैरिजन कर रहे हो यूजिंग एज और देन, अगर दो नॉमिनेटिव्स के बीच में हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है यानी एक्यूजेटिव केस के बीच में हो रहा है कंपैरिजन एज और देन को यूज करके, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब आप बताइए क्या हिम ऑब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा ही नहीं। हरसेल्फ, ही ही एक ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये एक नॉमिनेटिव केस है, तो ये ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हिम सेल्फ भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये तो अलग ही हो गया। हिस भी नहीं आएगा। ओके, तो हमेशा क्या आएगा, आई। तो आई क्या है, आई एक नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस देन से कंपैरिजन कर रहा है कि आई एम वाइजर देन हिम नहीं होगा, ही होगा। ओके, तो हम बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा गलती करते हैं, हिम या हिज लगा के आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर नॉमिनेटिव केस है एज और देन से कंपैरिजन हो रहा है, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आएगा लास्ट देन के बाद। तो देन के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉमिनेटिव केस है जो कि ही, तो ही इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द कैट। ये भी हमने अभी कराया क्वेश्चन, दिस इज द कैट दैट आई सॉ। सिंपल, है ना। तो दैट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइन। ठीक है, तो यह बुक तुम्हारी है, तो यहाँ पे क्या पॉसेसिव प्रोनाउन आएगी। और पॉसेसिव प्रोनाउन इसमें क्या, आवर बुक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि दिस बुक इज आवर बुक,
यानी दोबारा नाउन का रिपीट हो रहा है, ये तो सही नहीं है। दिस बुक इज योर, योर एक पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये उसका अधिकार नहीं शो हो रही है, शो कर रहा है। ओके, तो ये भी नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट योर्स, ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन है जो कि बुक पे अधिकार भी शो कर रही है ना। दिस बुक इज योर्स, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। योर्स बुक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कभी भी प्रोनाउन के साथ नाउन आ ही नहीं सकती, है ना। नाउन के साथ एडजेक्टिव आ सकती है, बट प्रोनाउन नहीं आ सकती। प्रोनाउन नाउन के रिप्लेस करेगी। ओके, चलिए। एवरीवन हैज डैश आइडियाज अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। एवरीवन, अभी हमने पढ़ा, एवरीवन के साथ हमेशा कुछ ही वर्ड आएंगे, जैसे ही, हिज, हिमसेल्फ, है ना। तो इसमें क्या आएगा? एवरीवन हैज, सॉरी ही नहीं आएगा, एवरीवन हैज क्या आएगा? हिम नहीं, ही भी नहीं आएगा, हिम सेल्फ भी नहीं आएगा, हिज आएगा। एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। डैश शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, अब देखिए यहाँ पे वंस आ गया, है ना। तो अभी हमने रूल पढ़ा, जो भी सेंटेंस वन से शुरू होता है उसी के साथ वंस आता है ना, यही पढ़ा था रूल में। तो एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, बिल्कुल भी नहीं। सम शुड टेक केयर, बिल्कुल भी नहीं। वन शुड टेक केयर, बिल्कुल सही। ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। ओके, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए दोस्तों, द क्लाइमेट आ गया, यानी सिंगुलर की बात हो रही है। तो सिंगुलर के केस में क्या आएगा? हमेशा देन, दैट ऑफ, है ना। सिंगुलर के केस में दैट ऑफ, एंड प्लूरल के केस में दोज ऑफ। ओके, तो प्लूरल के केस, सिंगुलर के केस में हमेशा दैट ऑफ आएगा, देन दैट ऑफ इंग्लैंड। ये अभी अभी जस्ट हमने रूल पढ़ा है। ना ही दिस होगा, ना दीज होगा, ना दोज होगा, सिंपल दैट ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन डैश ऑफ पटना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंगोज आ गया। मैंगोज क्या है? ये एक प्लूरल है। द मैंगोज ऑफ दरभंगा, है ना, तो प्लूरल आ गई फॉर्म। प्लूरल के साथ क्या यूज होगा हमेशा? दोज ऑफ का, है ना। तो देन के बाद क्या आएगा? हमेशा दोज ऑफ। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, है ना, देन दोज ऑफ। अगर यहाँ पे खाली एक टेबल या एक मैंगो की बात हो रही है तो फिर डेट आता, लेकिन यहाँ प्लूरल की बात हो रही है तो क्या आएगा? दोज ऑफ। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चंस भी हो गए। आई होप आपको प्रोनाउन पे अब अच्छी कमांड हो गई होगी। तो अब हम अपने डेली जो हमें 20 वर्ड्स करने हैं, उसमें आज हम अगेन ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द 11th आवर। अब दोस्तों आप जानते हैं, जब 11 बजते हैं उसके बाद 12, देन फिर अगेन स्टार्ट हो जाता है दिन, है ना, अगर रात की मैं बात करूं। तो 11th आवर यानी कि बिल्कुल उस दिन का समाप्ति होने वाली है, यानी 11 के बाद 12 बजते हैं, उसके बाद तुरंत ही शुरू है ना। इसलिए 12 बजे 00 हो जाता है। तो यानी कि बिल्कुल 11वें आवर, यानी उसके बाद सिर्फ एक ही घंटा है दिन खत्म होने में। तो इसी वजह से एट द 11th आवर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा अंतिम समय। तो क्या हो जाएगा? अंतिम समय में। ठीक है। बैक स्टेयर्स गॉसिप। अब बैक स्टेयर्स क्या होते हैं? पीछे वाला जीना, है ना। तो पीछे वाले जीने में गॉसिप कर हो रही है, तो ज्यादातर कौन करेंगे? गॉसिप जो करते हैं वो एम्प्लॉइज ही करते हैं, है ना। तो इसी वजह से एम्प्लॉइज क्या होंगे? बेसिकली एक तरह से नौकर ही हो गए ना। बैक स्टेयर्स गॉसिप यानी नौकरों के बीच की गपशप। नौकरों के बीच की गपशप। ठीक है। बैड ब्लड। अब गंदा खून किसका होगा? जिसकी आपसे दुश्मनी हो, है ना, शत्रुता हो। तो बैड ब्लड क्या हो जाएगा? शत्रुता। बैग एंड बैगेज। अब देखिए, बैग यानी बैग भी है तुम्हारे पास, तुम्हारा बैगेज भी है यानी लगेज भी है।
तो यानी कि सारा सामान लेकर के जा रहे हो, यानी कि सारा बोरिया बिस्तर समेत, है ना। तो बैग एंड बैगेज क्या होएगा, बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है। बेकर्स डजन, अब देखिए एक डजन में कितनी काउंटिंग होती है, 12, है ना। एक डजन में क्या होता है, 12 ही तो होता है एक डजन का मतलब, लेकिन ये बेकार्स का डजन है, यानी एक बेकार सा डजन और जोड़ दो उसमें, तो 12 में एक जोड़िए क्या हो जाएगा, 13। तो यानी कि संख्या में 13, ठीक है। बेकर्स डजन को क्या बोलेंगे, संख्या में 13, ठीक है। नेक्स्ट, बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी जब वो हुआ, बॉन्ड मतलब होना, पैदा होना, सिल्वर स्पून मुंह में लेकर, यानी चांदी की चम्मच मुंह में लेकर होना, यानी कि बहुत ज्यादा धनी परिवार में पैदा होना। तभी कहते हैं ना कि चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा धनी परिवार में पैदा हुआ है। तो बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मीन्स बहुत धनी परिवार में पैदा होना, ठीक। नेक्स्ट, बी इन द ड्राइविंग सीट, अब दोस्तों जो ड्राइवर होता है ना, जो ड्राइवर होता है, जो कार ड्राइव कर रहा होता है, जितने भी पीछे पैसेंजर्स बैठे होते हैं सबकी जिम्मेदारी वही उठाए रखता है ना। अगर उसने कहीं मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट कर दिया तो ड्राइवर की गलती होगी ना, तो यानी सभी के क्या उठाई हुई है उसने, जिम्मेदारी, है ना। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब है सभी जिम्मेदारियों का बाहर बाहर उठाना, है ना। तो सभी जिम्मेदारी का भार उठाना, ठीक है। तो बी इन द ड्राइविंग सीट यानी सभी जिम्मेदारियों का भार उठाना। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है बियर द बर्ंट ऑफ। अब बर्ंट होता है दोस्तों जल गया, है ना। तो जो जल गया उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बियर करना पड़ेगा, यानी सहना पड़ेगा। तो सहना पड़ना मतलब, अब भाई जल गया तो उसके बाद क्या निकलेगा, परिणाम ही तो भुगतेंगे। तो बियर द बर्ंट ऑफ मीन्स परिणाम भुगतना। बीट अबाउट द बुश, बुश होती है दोस्तों झाड़ी। अब झाड़ी में, यानी झाड़ी पे हम बीट मतलब मारना, है ना, मारना या किसी को पराजित करना, तो यहाँ पे मारने की सेंस ले लेते हैं हम, ठीक है। बीट अबाउट द बुश यानी झाड़ी है उसके साइड साइड में, अबाउट यानी उसके साइड साइड में मार रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल उसमें ना डायरेक्ट मार करके क्या कर रहे हैं, साइड साइड मार रहे हैं, यानी घुमा फिरा के बातें करना एक तरह से, है ना। तो बीट अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बातें करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी बीट अगेन मारना हो गया, इतना मारा कि क्या कर दिया, काला और नीला कर दिया, यानी बहुत अत्यधिक बुरी तरह से पिटाई करना, ठीक है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब अत्यधिक पिटाई करना। नेक्स्ट, बीट होलो। अब दोस्तों मान लीजिए होलो होता है खोखला, और मान लीजिए आपके पास एक बहुत मोटी क्या कहते हैं, एक लकड़ी है, ठीक है, उसको बहुत जान लगानी पड़ेगी आपको तोड़ने में, लेकिन वहीं अगर आपके पास कोई खोखली लकड़ी है उसको आप ऐसे ही तोड़ दोगे, है ना। तो बीट होलो मतलब बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से किसी को पराजित कर देना, ठीक है। तो बीट होलो मतलब काफी या बहुत आसानी से पराजित कर देना या करना, ठीक है। नेक्स्ट, बैक एंड कॉल। दोस्तों जो भी नेता वेता चलते हैं उनके पीछे, बैक पे, है ना, बैक होता है पीछे, पीछे लोग चलते हैं उनकी सेवा में, है ना। और उनके कॉल बुलाते ही तुरंत उनके आज्ञा को मानने की
मारने के लिए तैयार रहते हैं, या जो भी राजा महाराजा होते थे उनके पीछे उनके सर्वेंट चलते थे, है ना, बैक में, और उनके कॉल करते ही बुलाते ही तुरंत आ जाते थे, है ना। तो बैक एंड कॉल का मतलब है आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहना। ठीक है, तो आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर। ठीक है, नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस, यानी बेड है जिसपे गुलाब बिछे हुए हैं, यानी आनंद से भरपूर, है ना। भाई रोज क्या है, बहुत अच्छे होते हैं गुलाब, तो गुलाब का कोई बेड मिल जाए सोने के लिए कितना बढ़िया रहेगा, है ना। तो बेड ऑफ रोजेस नथिंग, आनंद, आनंद से भरपूर। ठीक है, बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न होते हैं दोस्तों कांटे। अब वहीं रोजेस के उल्टा हो गया, यानी अभी तक तो क्या थे, फूल थे एकदम बढ़िया, लेकिन अब क्या हो गए, कांटे, कांटों का बेड है, तो उस पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़े दिक्कत हो जाएगी। तो बेड ऑफ थॉर्न्स यानी कि जैसे बेड ऑफ रोजेस था आनंद से भरपूर, सेम ऐसे ही कांटों का बेड के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि काफी दुखों से भरपूर जिंदगी, है ना। तो बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होगा, दुख से भरपूर। ठीक, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों बैगर यानी कि भिखारी, अब भिखारी की कोई जानकारी मांगे तो किसी पे होगी, होगी ही नहीं। भिखारी तो इधर से कभी आज यहाँ है, कभी कहीं है, कभी कहीं और है ना। तो भिखारियों की कोई किसी पे डिस्क्रिप्शन जानकारी नहीं होती, इसलिए बैगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब हम उसको वर्णन ही नहीं कर सकते उसके बारे में, है ना। तो क्या हो जाएगा, अवर्णनीय, यानी जिसका हम डिस्क्राइब ना कर सके। ओके, चलिए, बेल द कैट, यानी कैट, बिल्ली को घंटी बांधना। अब दोस्तों आपने कभी कहावत सुनी होगी कि बिल्ली को घंटी कौन बांधे, है ना, जो चूहों की सभा होती है, तो यानी बिल्ली को घंटी मतलब कोई जोखिम भरा कार्य उठाएगा कौन। ओके, तो बेल द कैट यानी जोखिम भरा कार्य करना। ठीक है, जोखिम भरा। ठीक, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी बिटवीन, बीच में है, एक तरफ तो क्या आ गया, डेविल यानी शैतान है, और दूसरी साइड गहरा समुंदर जिसमें भी खूंखार मछलियां हैं, है ना। तो दोनों साइड से क्या हो गए, हम तो गिर गए, यानी दोनों तरफ से क्या आ गई, परेशानियां। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब दो परेशानियों के बीच में घिरा होना, दो परेशानियों के बीच घिरा होना। ठीक है, बिग गन, अब यानी बहुत बड़ी गन, जिसको आप तोप बोलते हैं, कहते हैं ना कि भाई तू कहाँ की तोप है, तो यानी कि बहुत ही ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बिग गन मीन्स बहुत ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज। अब दोस्तों जो बर्ड का पैसेज, जो चिड़िया उड़ती है उनका कोई एक पर्टिकुलर पाथ तो होता नहीं, कभी वो आज इधर से निकल जाएंगी, परसों उधर से निकल जाएंगी घूम के, कभी किधर को चली जाएंगी। तो यानी कि बर्ड ऑफ पैसेज यानी कि जब उनका मन करेगा तभी वो किसी रास्ते से भी उड़ सकती है ना, क्योंकि ऊपर तो कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो इसलिए बर्ड ऑफ पैसेज यानी यदा कदा आने वाला व्यक्ति। ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज यानी कभी कभी आने वाला, तो यदा कदा आने वाला। ठीक, बर्ड्स आई व्यू। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो चिड़िया होती है वो इतनी ऊंचाई से उड़ते हुए भी इतना छोटे छोटे दाने देख लेती हैं, गेहूं के पड़े हुए या फिर कोई भी बाजरे वाजरे टाइप के जो भी उनको खाना है उसके, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों को। तो इसलिए बर्ड्स आई व्यू को क्या बोलेंगे हम, सरसरी नजर से देखना, यानी ओवरव्यू ले लेना, है ना। तो बर्ड्स आई व्यू यानी कि सरसरी नजर। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।